नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तब बिहार विधानसभा चुनाव दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका होगा। आज 9 नवंबर है, 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार हुआ है। उसके बाद इस वीडियो में हम आपको पूरा पैकअप देंगे, बात करेंगे 2020 विधानसभा से और खत्म करेंगे 2025 विधानसभा दूसरे चरण के वोटिंग से पहले तक क्या कुछ हाल है बिहार का। कई ऐसे सीट हैं जहां कई दिग्गज और बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं, उनका क्या कुछ होगा। कई पूर्व मंत्री हैं, कई प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई मंत्री रहे हैं, सुमित सिंह हो, विजेंद्र यादव हो। इन तमाम मंत्रियों के बारे में, इनका क्षेत्र में कैसा हाल है, उन तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। सर, 2020 से शुरुआत करते हैं। पूरा हमारे पास पैकअप डाटा है और एक एक करके बताएंगे कि आखिर इस बार क्या होने जा रहा है। देखिए, चुनाव प्रचार थम गया है। अब प्रत्याशी जो हैं डोर टू डोर जाकर के कैंपेन करेंगे जी। आपको ठीक 11 तारीख को मतदान होगा, सुबह से मतदान होगा, शाम 6 बजे तक चलेगा। तो यह आपको, और ये जो जिन क्षेत्रों में 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं दूसरे चरण के लिए, आपने देखा भी था कि 121 सीट पर पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले गए थे। यह अंतिम चरण है, दूसरा और अंतिम चरण है। और यह इलाका आपको नेपाल से लगा हुआ इलाका है, सीमांचल का इलाका कह लीजिए। सीतामढ़ी के बाद से वह इलाका उधर से टैग करता है, तो यह एक बड़ी बात है। और वहां आपके दूसरी तरफ आपको झारखंड भी लगा हुआ है, उधर सीमांचल का इलाका भी लगा हुआ है। तो वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, उसको सील कर दिया गया, आवाजाही बंद कर दी गई है। किसी को ना आना है न किसी को जाना है। तो यह एक बड़ी बात है। और मुकम्मल तौर पर बिहार के लोग वहां जाते हैं, सीतामढ़ी में और मैंने नेपाल में, और नेपाल के लोग बिहार आते हैं। लेकिन अब आवाजाही पूरी तरीके से चुनाव तक रोक रहेगी, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। तो दूसरे चरण के लिए 20 जिलों के 122 सीटों पर मतदान होने वाला है। और ऐसे में आप देखिए, कुल उम्मीदवार 1302 जी सर। तो ये कुल उम्मीदवारों की संख्या है। और आपको हम थोड़ा सा चलेंगे 2000 में। देखिए, सारे प्रत्याशी कहते हैं आधी आबादी, महिला वोटर, लेकिन आप जब ओवरऑल देखिएगा, जब खंगालिएगा, तो महिला वोटर की क्या स्थिति और क्या परिस्थिति है जी। इस पर भी हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ये देखिए, 2000 में जब पुरुष कितने थे, 3752 थे जी सर। तो और माने उम्मीदवार कितने बने थे वो पुरुष, सारे दलों की हम बात कर रहे हैं। महिला जो है सो 189, तमाम दलों को मिलाकर के 189 महिला बनी थी 2000 में, उम्मीदवार बनी थी। और जो है सो पुरुष 3752 बने थे उम्मीदवार। और जीती कितनी थी 2000 में महिलाएं? 19 महिलाएं जीत करके आई थी। ये हम बता रहे हैं। उसके बाद डेटा और भी सारा कुछ है, लेकिन अब आप उतना लंबा डेटा जान करके आप कंफ्यूज कर जाइएगा। 2000 हो गया, 2020 में भी हम बता देते हैं 2020 में कितनी। 2020 में पुरुष 3362 ये उम्मीदवार थे टोटल सब पार्टियों का। महिला उसमें 370 उम्मीदवार बनी थी और सिर्फ जीत के आई थी 26 जीत करके आई थी 2020 में। तो 2000 हो गया, 2020 हो गया। अब आइए 2025 में बड़े बड़े वादे महिलाओं के लिए किए जा रहे हैं। आधी आबादी को टारगेट किया जा रहा है, आधी आबादी को अपने पाले में करने की कवायद हो रही है। लेकिन अब देख लीजिए, आपको पुरुष है 2359 टोटल सब दलों ने मिला करके ये उम्मीदवार बनाया है। और महिला है 255 ये टोटल महिला उम्मीदवार बनी है। अब जीत हार तो चुनाव के बाद नतीजे में रिजल्ट का पता चलेगा, लेकिन ये हम ओवरऑल बता रहे हैं। लेकिन एक बात और समझना पड़ेगा जी। दूसरे चरण में आपको जो बात कर रहे हैं, देखिए, या ऐसे समझ लीजिए कि टोटल जो है सो इस बार आपको बीएसपी ने, बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी है, कुल 26 महिला उतारा है जी। उसमें जन सुराज देखिए 26 महिला दिया है हाथी ने जी। आपको मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने, और उसके बाद जन सुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उसने 25 दिया। तीसरा विकल्प जो भी देखा जाए, हाँ, वो 25 दिया है। और उसके बाद आरजेडी ने 23 दिया है, जदयू ने 13 दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने 12 दिया है। तो आप देख लीजिए, जदयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों को
डेटा मिलाइएगा तो जेडीयू 13, भारतीय जनता पार्टी 12 और आरजेडी ने अकेले 23 दिया। तो ये देख लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसने दिया है आपको, और कांग्रेस ने 5-5। ये देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान है वो, और कांग्रेस ने 5-5 महिला प्रत्याशियों को दिया है अपने उस सीट में से जो एलोकेशन हुआ है उसमें से। तो ये समझने वाली बात है। हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि महिलाओं को की प्रतिनिधित्व तो महिला सशक्तिकरण की बात आती है, लेकिन जब टिकट और उम्मीदवार बनाने की बात आती है तब फिर क्या स्थिति ये आंकड़ा घट जाता है। बिल्कुल, यही हम बता रहे हैं। अब देखिए, दूसरे चरण में जो 20 जिलों में जो हो रहा है, जो 122 सीटों पर वोटिंग थम जाएगा, वो जो थम गया है, और उसके बाद जो है सो हम बता रहे हैं उसमें 9 मंत्री, 9 जो एनडीए के मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, या भारतीय जनता पार्टी के हों या जदयू के हों, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इसी तरीके से 15 पूर्व मंत्रियों की भी साख दांव पर लगी हुई है। यह सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, इसमें एक दो बात हम लोग समझेंगे कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और वो उनकी पार्टी भी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम। तो वो देखिए, उनकी पत्नी लड़ रही हैं सासाराम से। हाँ, स्नेहलता नाम है उनकी पत्नी का। और उनके सामने कौन है? सत्येंद्र शाह है, राष्ट्रीय जनता दल इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, और जनसुराज से जो है सो विजय सिंह को बनाया है, वहां से विनय सिंह है। तो ये आप समझिए कि वहां पर किस तरीके से स्नेहलता को घेरने की कवायद में है। लेकिन यह राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है। कुशवाहा और का सब कुछ समीकरण वहां पर सजता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने वहां पर निश्चित रूप से सत्येंद्र शाह को बनाया है, लेकिन इकबाल किसका बुलंद होगा यह तो जनता तय करेगी। लेकिन वहां पर यह दिखाई पड़ रहा है। हम ये नहीं कर रहे हैं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हम बस बता रहे हैं। अब चलिए हम चलते हैं इमामगंज में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, सबकी नजर है इस पर, क्योंकि ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा केंद्र में मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनकी पुत्र वधू हैं दीपा मांझी। उपचुनाव में जीती भी थी और ये बेहतर करती भी है। देखिए, आप सोशल मीडिया पर भी देखिएगा, बड़ा एक्टिव रहती हैं। इनके पति भी मंत्री हैं। जी सर, मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अब आपको जीतन राम मांझी की पुत्रवधू लड़ रही हैं दीपा मांझी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से, वहां इमामगंज से लड़ रही हैं। इमामगंज सुरक्षित सीट है, तो वहां से लड़ रही हैं। इनके खिलाफ कौन लड़ रहा है? इनके खिलाफ लड़ रही हैं रितु प्रिया चौधरी, राष्ट्रीय जनता दल से, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन से। देखिए, इमामगंज समझिए, सिनेरियो समझिए, और वो वहां का रितु प्रिया चौधरी राष्ट्रीय जनता दल से, और वहां पर जनसुराज ने भी बनाया है, डॉक्टर अजीत कुमार को वहां से उम्मीदवार बनाया है। ये आपको घेराबंदी होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वोट का ट्रेंड क्या कहता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सीटों पर। दूसरी सीट अब आप पूछिएगा क्या है। अब जैसे बड़े बड़े जो कद्दावर चेहरे की हमने बात कर दी, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी की बात कर दी, जीतन राम मांझी की पुत्रवधू की बात कर दी इमामगंज से। अब आइए सुपौल में क्या नजारा दिख रहा है। सुपौल में अगर आप देखिएगा तो वहां पर सुपौल में विजेंद्र यादव हैं, जदयू के बड़े चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं, ऊर्जा मंत्री लगातार जीतते आए हैं। हाँ, उनका मतलब 1990 हम जब देख रहे थे सर, तो 1990 के बाद कंटिन्यू बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, वह सुपौल का मतलब विजेंद्र यादव होता है, विजेंद्र यादव का मतलब सुपौल होता है। हाँ, तो वो उन सुपौल को उन्होंने बड़ी कुछ सौगातें भी दी हैं। ऐसे में कद्दावर चेहरे हैं विजेंद्र यादव, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, और जेडीयू के बड़े नेता माने जाते हैं। और उनके सामने कौन है? कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नतुल्लाह रहमानी हैं। ये कांग्रेस ने वहां पर एक्सपेरिमेंट किया है कि वो मिन्नतुल्लाह रहमानी को बनाया है। और साथ ही आपको जनसुराज, प्रशांत किशोर की पार्टी, स्कूल का बैग जिनका चुनाव चिन्ह है, उनकी पार्टी से कौन है खड़े? अनिल सिंह खड़े हैं। तो ये सुपौल का ये गणित बता रहा है। अब आप चलिए दूसरी जो कड़े संघर्ष या कह लीजिए, या जिस पर सबकी नजर है और निश्चित रूप से होनी भी चाहिए, क्योंकि वह इंपॉर्टेंट सीट है, चकाई की सीट की हम बात करें। वहां पर भी जो है सो दूसरे फेज में ही चुनाव होना है। जैसे सुपौल में होगा कुटुंबा आपको सब, तो वो आपको वहां पर ये तो चकाई में समझ लीजिए सुमित सिंह है, जदयू के प्रत्याशी हैं, जेडीयू से। पिछली बार वह निर्दलीय जीते थे और नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे। तो इस बार सुमित सिंह हैं, और उनके
पिता भी नरेंद्र सिंह बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, तो वो उनके पुत्र हैं सुमित सिंह, वो हैं। उनके सामने सावित्री देवी है राष्ट्रीय जनता दल से, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, तेजस्वी यादव जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में है वो। उनके साथ में ट्रायंगुलर जो उसको बनाने की कवायद हो रही है जनसुराज से राहुल कुमार है। राहुल कुमार, ये एक बड़ी बात हमको दिखाई पड़ रही है, ये समझने वाली बात है। अब देखिए हम लोग चलेंगे झंझारपुर में। झंझारपुर भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इस लिहाज से सेगमेंट है क्योंकि वहां नीतीश कैबिनेट के मिनिस्टर जो है सो भारतीय जनता पार्टी कोटे से नीतीश मिश्रा वो लड़ रहे हैं जी। तो वो उनके सामने कौन है? राम नारायण यादव हैं, सीपीआई से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पार्ट एंड पार्सल हैं, वह लड़ रहे हैं। और उनके सामने आपको जनसुराज के केशव चंद्र भंडारी हैं। ये यहाँ पर झंझारपुर में भंडारी भी समाज से लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं उधर। तो नीतीश मिश्रा, नीतीश कैबिनेट के मिनिस्टर जी सर, भारतीय जनता पार्टी कोटे से, राम नारायण यादव सीपीआई से, और आपको केशव चंद्र भंडारी जनसुराज से, प्रशांत किशोर की पार्टी से, आपको झंझारपुर। अब आइए अमरपुर में भी जयंत राज लड़ रहे हैं। जयंत राज भी कभी वहां पर अमरपुर में लड़ने के वो पहले भी थे, मंत्री थे नीतीश कैबिनेट में, और उनके सामने जितेंद्र सिंह हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। इसी तरीके से जनसुराज के सुजाता विद्या हैं वहां से उम्मीदवार। तो ये अमरपुर का भी आपको ये समझाया। और जयंतराज बड़े और कुशवाहा समाज से आते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं जी। अब आइए छातापुर में। छातापुर में भी देखिए भारतीय जनता पार्टी कोटे से नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर जी, बहुत प्रभावी हैं वो, नीरज कुमार बबलू हैं, वो हैं। तो वो वहां से हैं। और उसी तरीके से डॉक्टर विपिन कुमार राष्ट्रीय जनता दल से, और जनसुराज से आपको अभय सिंह है। तो ये आपको वहां पर ये एक फंसाने की बात हो रही है। लेकिन नीरज कुमार बबलू काम करने के लिए जाने जाते हैं, तो वो वहां से भारतीय जनता पार्टी से, छातापुर से वो हैं, मंत्री भी हैं नीतीश कैबिनेट में। अब आइए बेतिया भी अपने आप में देखिए बड़ा सिग्निफिकेंट है। जी सर। पश्चिम चंपारण की बात होती है बेतिया, तो वो वहां पर, तो बेतिया से आपको रेणु देवी उप मुख्यमंत्री थी नीतीश कैबिनेट में। हाँ सर, पहले, अभी भी वो मंत्री थी नीतीश कैबिनेट में। तो ये रेणु देवी का काम बोलता है, वो तो निश्चित रूप से समाज का हर वर्ग, हर तबका उनको उतना ही मोहब्बत ये करता है। तो आपको रेणु देवी भारतीय जनता पार्टी से, बेतिया से हैं, और वसी अहमद कांग्रेस से हैं वहां। अब क्या करेंगे वसी अहमद, यह तो समय बताएगा। और जनसुराज से अनिल सिंह है रेणु देवी के खिलाफ। तो ये वहां पर आपको रेणु देवी का जो काम बोलता है, वो उनकी हर समाज के लोग उनको, हम अब खैर चलिए, अब रेणु देवी की बात हमने कर ली। अब आइए धमदाहा में नीतीश कैबिनेट की वह भी मिनिस्टर हैं, वह भी जेडीयू कोटे से हैं, बड़ी और कद्दावर चेहरे हैं वो धमदाहा में। तो वो, और राजपूत समाज से आती हैं, वो लगातार जीतती आती हैं वो। तो और उनके सामने कौन है? संतोष कुशवाहा जो हैं, वह आरजेडी से लड़ रहे हैं। कभी वह जेडीयू में थे और मेंबर ऑफ लोकसभा वो हार गए, चुनाव भी लड़े थे राजेश रंजन और पप्पू यादव से, पूर्णिया से इस बार। तो वो फिर इस बार पाला बदल करके राष्ट्रीय जनता दल में आ गया। और जनसुराज से राकेश कुमार है वहां से। तो ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है सब कुछ। तो ये आपको बड़ी कड़ी टक्कर होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको सुपौल से लेकर के हमने सब बता दिया, कौन कौन दिग्गज हैं यह भी बता दिया, कुल उम्मीदवार कितने हैं हमने यह भी बताया। अब थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है कि आपको किस किस इस फेज में जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, कितने जिले हैं, क्या हैं, तो वो आपको 20 जिले में कौन कौन जिले हैं जिनमें आप जो है प्रचार प्रसार, और 122 विधानसभा। तो ये थोड़ा समझने की जरूरत है। तो ये पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, शिवहर, आपको मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, आपको नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास। इन जिलों में प्रचार प्रसार अब जो पूरी तरीके से थम गया है। सर, इसके अलावे हम ये भी बात कर लेते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा से हैं, सिकंदरा सीट भी है। इन तमाम सीटों पर भी लड़ाई जो है वो टफ है।
देखिए नहीं, सबसे बड़ी बात और समझनी पड़ेगी काव्या कि ये देखिए सिकंदरा सीट भी सुरक्षित सीट है। यहाँ पर भी ट्रायंगुलर फाइट आपको क्या था, देखिए आपस में ही ये लड़ाई हो रही है महागठबंधन में। अब महागठबंधन में ये है कि देखिए उदय नारायण चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं सिकंदरा सुरक्षित से, और वहां पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से प्रफुल्ल माझी हैं जो सिटिंग एमएलए हैं वहां से, वो हैं, और एनडीए की ओर से, और जनसुराज से सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया है। तो ये हो गया जनसुराज से, और कांग्रेस से विनोद चौधरी हैं। तो यहाँ पर इस सीट पर देखिए महागठबंधन के अंदर आपको इंटरनल फाइट दिखाई, वो जो फ्रेंडली फाइट की जो बात हो रही थी वो दिख रहा है, ये दिख रहा है। उदय नारायण चौधरी बड़े चेहरे हैं, उदय नारायण चौधरी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो ये यहाँ पर आपको सिकंदरा में आपको क्या होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए फ्रेंडली फाइट की पोजीशन है, पेच है यहाँ पर। अब आइए कुटुंबा में हम बात करते हैं। कुटुंबा में देखिए, कुटुंबा भी जैसे वहां से आपको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है सो राजेश राम है, वो लड़ रहे हैं, इसलिए सबकी नजर है इस कुटुंबा सुरक्षित सीट पर। यह भी जो सो रिजर्व सीट है, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम से यहाँ ललन राम है उम्मीदवार एनडीए की तरफ से, राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो गए, जन सुराज से श्याम बलीराम है वहां से। तो ये देखिए यहाँ पर भी आपको लड़ाई आपको है। अब आइए कदवा से। कदवा में देखिए, हम कदवा इसलिए चर्चा में ला रहे हैं कि कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान यहाँ से हैं, सिटिंग एमएलए हैं, वो लड़ रहे हैं, और जेडीयू से दुलाल चंद गोस्वामी वहां से, वो उनको उम्मीदवार बनाया है, और जन सुराज ने मोहम्मद शहरियार को बनाया है यहाँ से। तो ये यहाँ कदवा की बात। अब आइए बलरामपुर से बात आइए। बलरामपुर भी इंपॉर्टेंट है, संगीता देवी लड़ रही हैं वहां से एलजेपीआर से, माने एलजेपीआर का मतलब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से, वह जो एनडीए की प्रत्याशी है संगीता देवी, और महबूब आलम है। देखिए महबूब आलम, कौन महबूब आलम? सीपीआईएमएल के महबूब, सिटिंग एमएलए हैं यहाँ से बलरामपुर से वो, और जनसुराज से शहाब आलम को उम्मीदवार बनाया है। तो ये इसलिए हम लिहाज से कह रहे हैं कि ये जो सीट है, जैसे सिकंदरा हो गया, कुटुंबा हो गया, कदवा हो गया, बलरामपुर हो गया, यह इंपॉर्टेंट सीटें हैं, और इनमें लड़ाई जो है वो टफ है। इन तमाम सीटों पर हमने चर्चा की है। इसके अलावे लाइव सिटीज आपको बिहार चुनाव से जुड़ी वो तमाम खबरें और तमाम अपडेट लगातार दे रहा है। ऐसे में हमारा एग्जिट पोल भी आएगा, उसके लिए भी आप बने रहिएगा। लेकिन इन सीटों पर और चुनाव प्रचार थमने के बाद जिन मंत्रियों की साख दांव पर लगी है, क्या निकल पाएगा या नहीं, ये तो 14 नवंबर को तय होगा जब रिजल्ट आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।